हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दृष्टि यूपीपीसीएस के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपकी एजुकेटर दिशा भट्ट और आज की कॉन्सेप्ट मास्टर क्लास सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं जुडिशियल रिव्यू की। इस लेक्चर में जानेंगे क्या अर्थ होता है न्यायिक समीक्षा का, कौन से देश से हमने जुडिशियल रिव्यू के प्रोविजंस बोरो किए हैं, जानेंगे क्या डिफरेंस होता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में, और कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स भी देखेंगे। चलिए समझते हैं क्या अर्थ होता है जुडिशियल रिव्यू का। सबसे पहले जुडिशियल रिव्यू जो है वो एक पावर है जो कि किसके पास है, जुडिशरी के पास। यानी जुडिशरी के पास जो है रिव्यू करने की पावर है। क्या रिव्यू करने की पावर है? रिव्यू का मतलब होता है किसी चीज की स्क्रूटनी करना, किसी चीज को देखना, किसी चीज पे नजर रखना। तो ये जो रिव्यू करेगा वो कौन करेगा? जुडिशरी करेगा। ठीक है, चलिए अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। जुडिशियल रिव्यू न्यायपालिका की वह पावर है जिसके द्वारा लॉज और गवर्नमेंट एक्शंस की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की जांच करती है, और यदि वे कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें इनवैलिड घोषित कर सकती है। आप सभी को पता होगा, अगर हम बात करें गवर्नेंस की, तो गवर्नेंस में आपके तीन मेजर ऑर्गन्स होते हैं। एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा होता है जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? लॉज बनाना, है ना। लेजिस्लेचर का मतलब क्या है? पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, इनका काम होता है लॉज बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम होता है इन्हीं लॉज को इंप्लीमेंट करना। जुडिशरी का मतलब क्या होता है? जुडिशरी का काम क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को क्या करना? इंप्लीमेंट करना, या फिर देखना, या फिर इंटरप्रिटेशन करना। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के इंटरप्रिटेशन का काम किसका है? जुडिशरी का। और चेक करना कि क्या सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब हमारे देश में सबसे जो सुप्रीम माना जाता है, तीनों से ऊपर, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट माना जाता है वो किसको माना जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि खुद संविधान जो है वो सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है हमारे देश में। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू में जुडिशरी क्या कर रही है? जुडिशरी ये देख रही है कि क्या लेजिस्लेचर कोई ऐसा लॉ तो नहीं बना रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के खिलाफ हो या उसके मुताबिक ना हो। और अगर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर कोई ऐसा लॉ बना देती है तो जुडिशरी अपनी इस ताकत का यूज करके उस लॉ को खारिज कर सकती है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। अब एक बार फिर से इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। जुडिशियल रिव्यू न्यायपालिका की वो ताकत है जिसके द्वारा लॉज और गवर्नमेंट एक्शंस की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की जांच होती है। जुडिशरी इसमें देखती है कि ये जो लॉ पर्टिकुलर लाया गया है या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन गवर्नमेंट द्वारा लिया गया है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को फॉलो कर रहा है, संविधान के मुताबिक ही है ना। अगर नहीं है तो हम उसको नल एंड वॉइड घोषित कर सकते हैं। इससे जुडिशियल रिव्यू से हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम रहे। ठीक है, तो आई होप आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। देखिए, इसके द्वारा क्या क्या किया जा सकता है। हम क्या चेक कर रहे हैं? जुडिशरी क्या चेक कर रही है कि लेजिस्लेटिव लॉज जो है वो संविधान के अनुरूप है या नहीं, एग्जीक्यूटिव एक्शन या ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार है या नहीं। सिर्फ लॉज की जांच नहीं होगी, कोई अगर एग्जीक्यूटिव एक्शन है, मान लीजिए सरकार ने कोई आदेश दे दिया हो, या गवर्नमेंट की कोई भी अथॉरिटी है, ठीक है, कोई अगर एक्शन, कोई ऑर्डर उन्होंने पास किया हो जो कि संविधान के मुताबिक नहीं है, उसको भी नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है। उचित मामलों में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करते हैं, यानी ये भी जांच किया जा सकता है। आपने पिछली कॉन्सेप्ट मास्टर क्लास सीरीज में एक टॉपिक हमने डिस्कस किया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का। ठीक है, आप सभी को पता है कि संविधान में अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं। हमारे देश के संविधान में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम चाहें अगर तो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस को अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास है। लेकिन साथ में जुडिशरी ये भी कहती है कि आप चाहो तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हो, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर में कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? एक फाउंडेशन प्रिंसिपल होता है एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का, कि कॉन्स्टिट्यूशन किन आधार पे बनाया गया है, वो हम बेसिक स्ट्रक्चर को देख के समझ पाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये चेक हो रहा है कि कोई पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ तो नहीं ला रही है जिससे बेसिक स्ट्रक्चर ही वॉयलेट हो जाए, और अगर ऐसा कोई लॉ आ जाता है तो उसको उसी टाइम हम नल एंड वॉइड घोषित कर देंगे। यदि कोई लॉ या एग्जीक्यूटिव एक्शन संविधान के विरुद्ध पाया जाता है तो जुडिशरी उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकती है और वे अनइन्फोर्सेबल हो जाता है, मतलब वो लॉ वहीं खत्म हो जाता है, वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। अब हम कुछ भी पढ़ते हैं, चाहे हम इमरजेंसी की बात करें या फंडामेंटल राइट्स की बात करें, हम हमेशा ये देखते हैं कि हमारे देश के संविधान में जो प्रोविजंस हैं वो कहाँ, कौन से देश से बोरो किए हैं। क्योंकि आप सभी को पता है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया था और वहां से अच्छे अच्छे प्रोविजंस उठाए थे। ठीक है, आपने अगर पिछली क्लास देखी है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि इमरजेंसी के प्रावधान हमने कौन से देश के संविधान से उठाए हैं, कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने
इमरजेंसी के प्रोविजंस को बोरो किया है। अब अगर बात करें जुडिशियल रिव्यू की ओरिजिन की, तो इसका ओरिजिन कहाँ हुआ है? देखिए, इसका ओरिजिन जो है वो यूएस में हुआ है। जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा का सबसे मजबूत संबंध यूनाइटेड स्टेट्स से माना जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स में 1803 में एक केस हुआ था, दैट वाज मार्बरी वर्सेस मेडिसिन। ये 1803 में एक केस हुआ था। तो इस केस के अंदर उस टाइम पे जो उस कोर्ट में पर्टिकुलर चीफ जस्टिस थे जॉन मार्शल ने उस टाइम पे जुडिशियल रिव्यू के प्रिंसिपल को स्थापित किया। तो ये जुडिशियल रिव्यू कौन से देश से आया है? यूएस से आया है। ओके, इसके अनुसार उन्होंने ऐसे कहा, कोर्ट्स ऐसे लॉज एंड लेजिस्लेशन को इनवैलिड कर सकती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध हो। तो हमने इस स्लाइड से ये जान लिया कि जुडिशियल रिव्यू कहां से आया है? यूएस से आया है। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। करंटली अभी फ्रीडम सेल चल रही है 11 से 16 अगस्त, जिसमें सभी कोर्सेज पे 50% तक की छूट आपको मिलेगी। यूपीपीसीएस के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, आप 50% जो है डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। एंड इस नंबर पे कॉल करके अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप यहाँ पे कॉल लगा सकते हैं। ओके, चलिए, अब जुडिशियल रिव्यू का महत्व क्या है? अगर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा तो क्या होगा? आप इन पॉइंट्स को मत पढ़िए, खुद से सोचिए कि अगर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा तो क्या होगा। आपको नहीं लगता कि सरकार जो है वो काफी ज्यादा अथॉरिटेटिव बन जाएगी, है ना? अगर जुडिशरी के पास रिव्यू करने की ताकत ही नहीं होगी तो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर जो मन में आए वो कानून बना सकती है ना? इससे हमारे देश की जो डेमोक्रेसी होगी वो भी क्या होगी? डिस्टेबलाइज हो जाएगी, है ना? तो जुडिशियल रिव्यू का बहुत ज्यादा जो है वो महत्व है। देखिए, सबसे पहले इससे क्या होती है? हमारे फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा होती है। हमारे पास जो है वो बहुत सारे मौलिक अधिकार हैं, राइट? फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है। तो मान लीजिए कि गवर्नमेंट ऐसा कोई लॉ बना दे जिससे हमारा फंडामेंटल राइट जो है वो वॉयलेट हो रहा हो, तो इससे हमें कौन बचाएगा? जुडिशियल रिव्यू। जुडिशरी यहाँ पे जो है बीच में आएगी और सरकार को बोलेगी कि आपने जो ये लॉ बनाया है ये सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है। ठीक है, तो ये सुनिश्चित करता है कि लॉज और गवर्नमेंट एक्शंस नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन ना करे। यानी कि आपके फंडामेंटल राइट्स क्यों सिक्योर हैं? क्योंकि जुडिशरी कभी भी इंटरवीन कर सकती है। अगर सरकार आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन करना चाहे तो वहां जुडिशरी आपकी रक्षा करेगी। ठीक है, दूसरा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी बनाए रखना। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, क्यों है? क्योंकि जुडिशियल रिव्यू है। ये सुनिश्चित करता है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर अपनी पावर का प्रयोग कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के ही भीतर करें। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट के पास एक पावर है, लॉज बनाने की पावर है, लेकिन पावर जो है आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के भीतर ही उसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ भी नहीं है। तीसरा, चेक्स एंड बैलेंसेस को बनाए रखना। ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव द्वारा आर्बिट्री एंड एक्सेसिव यूज ऑफ पावर पर नियंत्रण रखता है। एक तरीके से हम पावर को कंट्रोल कर रहे हैं ताकि लेजिस्लेचर्स और पार्लियामेंट जो है एक्सेसिव यूज ना कर पाए। इससे हम जो फेडरल बैलेंस है हमारे देश में, यानी कि आपको पता होगा सेंटर एंड स्टेट के बीच में जो बैलेंस है, जुडिशियल रिव्यू उसको भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कोई ऐसा लॉ बना दे जिसमें ज्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही आ जाए, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के पास से पावर्स कम हो जाए, तो यहाँ पे भी जुडिशरी जो है वो रिव्यू कर सकती है और इस तरीके से फेडरल बैलेंस को मेंटेन करती है। ओके, ऑलराइट, बेसिक स्ट्रक्चर की सुरक्षा हो रही है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के मूल सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मूल सिद्धांत। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आता है? सबसे पहले जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, यानी कि सरकार या गवर्नमेंट जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड कोई लॉ नहीं बना सकती, ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकती जिससे जुडिशियल रिव्यू आपका हट जाए, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है। ओके, उसके अलावा अगर हम बात करें सेक्युलरिज्म की, सेक्युलरिज्म का जो मूल सिद्धांत है वो भी किसका पार्ट है? बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। यानी कि सरकार कोई अमेंडमेंट ऐसा नहीं कर सकती जिससे सेक्युलरिज्म जो है वो हट जाए, ये सेक्युलरिज्म का जो प्रावधान है उसको क्या करे? डिस्टर्ब करे। ठीक है, डेमोक्रेसी, राइट, तो ये जो सारी चीजें हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आती है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के मूल सिद्धांतों को ऐसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स या एक्शन से सुनिश्चित करता है जो बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा सकता है। जुडिशरी का कहना है कि हाँ, टाइम चेंज हो रहा है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज करते रहिए एज पर द टाइम्स, समय के अनुसार आप उसमें बदलाव ला सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में आप कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि क्या जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या जुडिशियल रिव्यू का उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो आंसर क्या है इसका? नहीं, इट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियल रिव्यू शब्द संविधान के किसी एक स्थान पर सीधे रूप से परिभाषित नहीं है, बल्कि ये विभिन्न अनुच्छेदों में निहित है। कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेटली इसको मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जहां पे जुडिशियल रिव्यू हमें दिखाई देता है।
ठीक है, वहां पे उसका उल्लेख है। ये सारे आर्टिकल्स हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं में जुडिशियल रिव्यू का उल्लेख मिलता है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने मौलिक अधिकार पढ़े हैं तो आर्टिकल 13 आपने वहां पे पढ़ा होगा। ठीक है, आर्टिकल 13 जो है वो डायरेक्टली जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है। क्या बोला जाता है कि फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध बनाए गए लॉज जो है वो वॉइड होंगे। ये बोला गया है आर्टिकल 13 में। कोई भी ऐसा लॉ बनाया जाता है जिसपे फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो रहे हों, मान लो सरकार कोई ऐसा लॉ पास कर दे जिससे आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच कर्टेल हो रहा है, आप सरकार की निंदा नहीं कर सकते, तो यहाँ पे जो लॉ सरकार लाई है वो वॉइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे हमारा फंडामेंटल राइट क्या हो रहा है, उसका हनन हो रहा है। और ये किसके थ्रू होगा? जुडिशियल रिव्यू के थ्रू होगा। तो इन सभी आर्टिकल्स में कहीं ना कहीं आपको जुडिशियल रिव्यू की झलक देखने को मिलेगी। सिमिलरली आर्टिकल 32 की अगर हम बात करें, ये हमने एक रिट्स का टॉपिक डिस्कस किया है कॉन्सेप्ट मास्टर क्लास के अंदर ही। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वहां पे मैंने आपको रिट्स पढ़ाए हैं कि कितने प्रकार के रिट्स होते हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडमस। ओके, जितने भी रिट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइए, जिन्होंने भी वो लेक्चर देखा है, इससे आपका भी रिविजन होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 32 में फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिट जुरिडिक्शन, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट रिट जुरिडिक्शन का यूज करके कहीं ना कहीं हमारे फंडामेंटल राइट्स को ही प्रोटेक्ट कर रही है। हेबियस कॉर्पस के बारे में मैंने आपको बताया था कि इससे हमारी जो पर्सनल लिबर्टी है वो प्रोटेक्ट हो रही है ना। सिमिलरली रिट्स का जो ऑप्शन है आपका हाई कोर्ट के पास भी है, दोनों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है रिट्स यूज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पे भी जुडिशरी रिव्यू कर रही है। अगर मान लो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कोई ऐसा एग्जीक्यूटिव एक्शन ले ले जिससे आपका फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आपके वॉलेट हो रहे हैं, तो वहां पे जुडिशरी जो है वो स्टेप इन कर सकती है और आपकी रक्षा कर सकती है। ओके, ऑल राइट। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हमें डिस्कस करनी है, क्या होता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये दोनों जो हैं इसमें से आपके एग्जाम में हो सकता है प्रश्न पूछ लिए जाए। ठीक है, तो इसको भी हम पढ़ते हैं। देखिए क्या फर्क होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो कहाँ फॉलो होता है, आपका यूएस में फॉलो होता है। ठीक है, इंडिया में इसका मेंशन नहीं है। अगर हम बात करें प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, ठीक है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ ये जो है इंडिया में फॉलो मेनली किया जाता है। ओके, अमेरिका, यूएस और इंडिया के जुडिशियल रिव्यू में यही डिफरेंस है कि यूएस फॉलो करता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और इंडिया फॉलो करता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए इसका अर्थ क्या है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का। यदि लॉ द्वारा प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर का पालन किया गया है तो वह लॉ वैलिड माना जाता है। ओके, क्या बोला जा रहा है कि अगर लॉ बनाते टाइम एक प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर को फॉलो किया गया है तो मतलब वो लॉ जो है वो वैलिड है। नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर, प्रोसीजर का क्या मतलब होता है, आप सभी को पता है कि लॉ कैसे बनाया जाता है ना। पहले एक बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, या तो आप लोकसभा में करिए या राज्यसभा में करिए। उसके बाद उसको डिस्कस किया जाएगा, उस पर वोटिंग होगी, उसको पास कराया जाएगा, देन फाइनली प्रेसिडेंट का एसेंट उसको मिलेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट की मुहर लगते ही वो जो बिल है वो लॉ बन जाएगा। ठीक है, तो अगर प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो हो रहा है मतलब वो लॉ क्या है, वो सही है। ये क्या कहता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, ये कहता है कि हम जो है सिर्फ प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर को चेक करेंगे। ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक स्टेप आगे जाता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ से। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये तो देखेगा ही कि क्या प्रोसीजर फॉलो किया गया है या नहीं, लेकिन ये भी देखेगा कि क्या लॉ खुद में ही फेयर, जस्ट और रीजनेबल है। यानी एक स्टेप आगे जाकर के आप लॉ को भी देख रहे हो कि क्या लॉ फेयर, जस्ट और रीजनेबल है, क्या ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का मुख्य फोकस किस पे है, लेजिस्लेचर द्वारा निर्धारित प्रोसीजर पे, कि एक फिक्स्ड प्रोसीजर बना हुआ है, हम बस ये चेक करेंगे कि क्या ये जो लॉ है ये फिक्स प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है या नहीं, दैट्स इट। बल्कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है लॉ और प्रोसीजर दोनों की फेयरनेस पर क्या है, नजर रखता है, इसका फोकस रहता है। जुडिशियल स्क्रूटनी, कोर्ट मुख्यतः ये देखते हैं कि प्रिस्क्राइब प्रोसीजर फॉलो हुआ है या नहीं, जबकि यहाँ पे कोर्ट ये भी जांच करते हैं कि क्या लॉ स्वयं आर्बिट्री और अनफेयर तो नहीं है। यहाँ लॉ की भी जांच की जा रही है कि क्या लॉ अनफेयर तो नहीं है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को वॉयलेट तो नहीं कर रहा है। ओके, इसका स्कोप क्या है, देखिए इसका स्कोप थोड़ा सा नैरो है, छोटा है। इंडिविजुअल लिबर्टी की प्रोटेक्शन कंपैरेटिवली नैरो है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे इंडिविजुअल लिबर्टी की प्रोटेक्शन क्या है, ब्रॉडर है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 में प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का उल्लेख है। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर योर एग्जामिनेशन। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ कहाँ पे मेंशन है इसका, आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 क्या है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ठीक है, आर्टिकल 21 में एक्सप्रेसिवली प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का उल्लेख है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कोई मेंशन नहीं है।
प्रोसीजर एस्टैब्लिश ऑफ लॉ हमने जापान के संविधान के आर्टिकल 31 से उठाया है, ठीक है। जापान में ओरिजिनली मेंशन है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, जबकि ये मुख्यतः यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से एसोसिएटेड है, ठीक है। पहले जो है हमारा एके गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में आर्टिकल 21 की इंटरप्रिटेशन रिलेटिवली नैरो थी। हम जो है सिर्फ यही चेक करते थे कि प्रिस्क्राइब प्रोसीजर फॉलो किया गया है या नहीं, लेकिन बाद में जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के माध्यम से ड्यू प्रोसेस के एलिमेंट्स को आर्टिकल 21 में शामिल किया गया। कुछ एलिमेंट्स जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के हमने आर्टिकल 21 में अपने शामिल किए हैं, यानी कि हमने इसका स्कोप ब्रॉड किया है। ऑलराइट, ठीक है। अभी कुछ लैंडमार्क केसेस हैं जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड, ओके। सबसे पहले बात करें अगर केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में, देखिए यहीं से जो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो है वो एमर्ज हुआ था। यहीं से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो है आया था, किसने दिया था? जुडिशरी ने खुद ही दिया था, ओके। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की प्रतिपादित किया और माना कि संविधान का मूल ढांचा संशोधित नहीं हो सकता। इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को संशोधन नहीं कर सकते, अगर आप करोगे तो अंडर जुडिशियल रिव्यू वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू स्वयं संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का एक अनिवार्य हिस्सा है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू खुद भी बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है, ये इस जजमेंट में कहा गया है। तीसरा, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा संसद द्वारा प्राप्त असीमित संशोधन की शक्ति को रद्द करते हुए जुडिशियल रिव्यू को पुनः पुनर्स्थापित किया गया इस केस के अंदर। फिर चंद्र कुमार केस 1997, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 के तहत ये कौन सी पावर आपको देता है? रिट्स इशू करने की पावर आपको देता है। तो इन आर्टिकल्स के तहत हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू का अधिकार बेसिक स्ट्रक्चर है, इसे किसी कानून या ट्रिब्यूनल से छीना नहीं जा सकता, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने पूरा जुडिशियल रिव्यू कवर किया है। अंत में मेरे पास आप सभी के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बीच का अंतर को सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट करता है? इनमें से आपको वो ऑप्शन चुनना है जो सबसे बेस्ट तरीके से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के डिफरेंस को बताते हैं। तो ऑप्शन ए क्या कहता है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ केवल फंडामेंटल राइट्स की जांच करता है, जबकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ केवल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की जांच करता है। ऑप्शन बी, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ मुख्य रूप से लीगली प्रिस्क्राइब प्रोसीजर के पालन पे ध्यान देता है, जबकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में लॉ की फेयरनेस और रीजनेबलनेस की भी जांच की जाती है। सी, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की अवधारणा है, जबकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की उत्पत्ति इंडिया में हुई। ऑप्शन डी, दोनों कॉन्सेप्ट्स के बीच कोई सब्सटैंशियल डिफरेंस नहीं है। तो इसमें से जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो आप चूज करिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।